इसको समझे नहीं थे बराबर, तो एक मरतबा यहाँ से लेकर पार्ट 2 में और देख लेंगे। बिलो आर द टू स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट इन 19th सेंचुरी। नीचे दिए दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। पहला स्टेटमेंट कि मेनी पेंटिंग मॉक्ड एट द चेंजेस दे सॉ अराउंड, ridiculing the new tastes of those who speak in English and warned against women moving out of their home। कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषा भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। और दूसरा है कि इमेजेस वर यूज्ड टू एक्सप्रेस नेशनलिस्ट आइडियाज एंड इंस्पायर पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका क्या था? सेकंड रहेगा, दोनों सही है फिर कर 44। तो 44 का था सेकेंड के पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है, लेकिन बी जो है तो उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है या फिर रीजन नहीं। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अर्ली ह्यूमंस इन इंडिया। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्त्रोत माना जा सकता है? तो कौन सा था इसका? रॉक पेंटिंग फोर्थ। रॉक पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश। ये वाला यहाँ तक हो गया था क्या? और उसके बाद में ये भी हो गया था, प्री ब्रिटिश टाइम टॉट, ये हुआ था। हाँ सर, उसका थर्ड रहेगा ना कि साल भर रहेगा बट फसल की कटाई के समय का छोड़कर। कटाई का समय छोड़कर, ये हाँ ये हो गया था, और ये वाला रह गया था ये। बिलो आर द टू स्टेटमेंट ए और बी। ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप 18 to 19th centuries। स्टेटमेंट वन है कि टिल द 18th century पीपल आर यूरोप सॉ देमसेल्व एज नेशन स्टेट। के 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोगों को समय को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। बी है कि कॉन्शियसनेस वाज क्रिएटेड इन द अर्ली 19th century अमंग द पीपल दैट ईच लिंग्विस्टिक कम्युनिटी वाज अ सेपरेट नेशन। कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषीय समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो बोथ ए भी करेक्ट है या फिर बोथ ए भी करेक्ट है, बी नॉट इंटरप्रिटेशन। इसमें कौन सा है? एक गलत बी सही। इसमें फोर्थ है, दोनों भी जो है तो ए गलत है लेकिन बी सही है। दोनों रॉन्ग वाला इसमें था ही नहीं ऑप्शन, तो ए रॉन्ग है लेकिन बी करेक्ट है। तो ए रॉन्ग क्यों हुआ? टिल द 18th century पीपल इन द यूरोप सॉ देमसेल्फ एज नेशन स्टेट। तो खुद को उन्होंने नहीं जाना नेशन स्टेट्स। और दूसरा ये सही है कि अकॉन्शियसनेस प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो ये इसका फोर्थ है, ए रॉन्ग बट बी इज करेक्ट। बीसी का क्या बोले थे? कॉमन, बिफोर कॉमन। बिफोर कॉमन ईयर। और हाउ डू वी नो टुडे दैट ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड? के ये हम ये आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो पहले कि वी हैव विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ सेकंड से कौन सा? सेकंड। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल्स वर फाउंड एट पटने। पटने पुरुषालय के शुतुरमुर्ग के अंडों का अवशेष मिले हैं। क्या थी? और तीसरा क्या है? वी हैव ऑस्ट्रिच अराइव्ड ओरल मेमोरीज। हमने जो है तो हमको चतुर्मुर्ग पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेख थी, या फिर दीज आर डिस्क्राइब इन द मेमोरीज ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स के पास थी, या फिर वी हैव विवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज बर्ड्स इन द राइटिंग ऑफ दैट टाइम। तो 49 का क्या है? उसका सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एग्स शेल्स वर फाउंड एट पैटने इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ऑस्ट्रिच एग शेल्स फाउंड किए गए थे, तो इससे याद रख लेना है इसको। तो सही जवाब थी। नेक्स्ट है, हाउ डिड द हड़प्पन सिविलाइजेशन कम टू एन एंड? हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ?
इट अपियर्स एज इफ द रूलर लॉस्ट कंट्रोल, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। दूसरा है कि देयर कुड हैव बीन डिफोरेस्टेशन इन द एरिया, कि जंगलों का विनाश हो गया है। देयर वर फ्लड्स इन द एंटायर एरिया ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। द रिवर्स हैव ड्राइड अप प्रोबेबली, नदियां सूख गई, संभावित ऐसा है। तो ABCABD मतलब चारों नहीं है, कोई तो एक नहीं है, तो कौन सा नहीं? ए देखिए सब में कॉमन आ रहा है, बी 3 टाइम आया, सी चारों में है, और डी 3 बार आया। हाँ सब 3 बार आए। 4। फोर्थ देखते हैं उसका। सेकंड है, सेकंड क्या है? ABD। इट अपियर्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा की तहजीब के बारे में ये अपियर होता था कि इफ द रूलर लॉस कंट्रोल, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। ये एक है, याद रखना है, क्या नहीं है? और सेकेंड वाला, हाँ ये वाला है। और बी, देयर कुड हैव बीन डिफोरेस्टेशन इन द एरिया, जंगलों का विनाश हो गया है, ये भी है उसमें हड़प्पा तहजीब में। और चौथा, रिवर्स ड्राइड अप प्रोबेबली, संभावित है कि नदियां सूख गई। मतलब देखिए कितना बुरा हाल से याद रखना है इसको, कि रिवर्स ड्राइड अप हो गई प्रोबेबली, और डिफोरेस्टेशन हो सकता है, जंगलों का विनाश हो गया होगा। प्रोबेबिलिटीज में आ रहा है सब, कुड बी, कुड हैव बीन, हो गया होगा। और इट अपियर्स इफ द रूलर लॉस कंट्रोल, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त तो हो गया। लेकिन तीसरा है कि देयर वर फ्लड्स इन द एंटायर एरिया, वहां पर बाढ़ के ताल्लुक से कोई बात, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ये वाला सही नहीं रहा। बाढ़ आना नहीं है, इससे याद रखना है। नेक्स्ट है अंडर द महायाना बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के अंतर्गत इसमें से क्या है? बुद्धा's presence was shown in sculpture by using certain signs, मूर्तियों में बुद्ध का की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों में माध्यम से दर्शाई जाती थी। स्टेच्यूज ऑफ बुद्धा वर मेड, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। और तीसरा है कि बौद्धिक स्तव वर नॉट एक्सेप्टेड एज दे वर येट टू अटेन एनलाइटमेंट, बौद्धिक स्तव को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्त करना बाकी था। और चौथा है कि मथुरा एंड टैक्सिला डिक्लाइंड एज सेंटर्स ऑफ स्कल्पचर्स, मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। फोर्थ तो लग रहा। डिक्लाइन वाला आपको लग रहा अच्छा क्या बोल रहा हूँ? है? महायाना, महायान बुद्धिज्म धर्म के अंतर्गत क्या है? हाँ बट फोर्थ लग रहा। 51 का देखते हैं। तो 51 का है सेकंड। सेकेंड। तो सेकंड क्या है? स्टेच्यूज ऑफ बुद्धा वर मेड, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। स्टेच्यूज ऑफ बुद्धा वर मेड, महायाना बौद्ध धर्म के अंतर्गत स्टेच्यूज ऑफ बुद्धा वर मेड के प्रेजेंस उनका स्कल्पचर्स में, मतलब मूर्तियों से नहीं बनाया गया, सांकेतिक के माध्यम से, ये नहीं है। बौद्धिस्ट नॉट एक्सेप्टेड, डिक्लाइंड, ये दो चीजें तो निगेटिव में आ रही है, और ये स्कल्पचर से, मूर्तियों से, तो ये नहीं है। स्टेच्यूज ऑफ बुद्धा वर मेड, अभी पहले में और दूसरे में क्या फर्क है? स्कल्पचर है, स्कल्पचर में क्या आता है? सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से, कुछ सांकेतिक माध्यम से, मतलब पूरी मूर्ति नहीं थी, उपस्थिति सिर्फ सांकेतिक माध्यम है, यानी कि हाथ या कुछ ऐसी निशानों के तौर पे, जैसे कि चर्च में उसमें कैसा निशान है सिर्फ, तो उस तरह से निशान, स्कल्पचर यूजिंग सर्टन साइन, तो साइन नहीं है। स्टेच्यू ऑफ बुद्धा वर मेड था इसमें, महायाना बौद्ध धर्म के अंतर्गत। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? पहला है कि लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सल्तनत, उप महाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के अधिकार में रहा। दूसरा है कि द फॉरेस्टेड एरियाज इन द गैंगेटिक प्लेन वर
पेंट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम के गंगा के मैदानों में के इलाकों के घने जंगल वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। बैठा गया मतलब पेंट्रेटेड। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। और चौथा है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक फोर्स किए गए देयर कंट्रोल इन द गैंगेटिक प्लान्स फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। फर्स्ट ऑफ तो क्या बोल रहा है अंदर, ये पॉजिटिव में है, सही क्या है वो देख लेना होता है, नॉट है या फिर कौन सा है, फर्स्ट या फोर्थ में कंफ्यूजन। देखते हैं वो थर्ड है। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंस प्रोविंस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दिल्ली से बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर खिलजी तुगलक। प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही। तो दिल्ली से बंगाल का डिस्टेंस डिफिकल्ट, और ये क्यों नहीं हुआ, लार्ज पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट रिमेन द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये गलत है। द फॉरेस्टेड एरिया इन द गैंगेटिक प्लान वर पेंट्रेटेड फॉर फर्स्ट टाइम ये भी गलत है। और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक फोर्स किए गए कंट्रोल में गैंगेटिक लॉन्गर ड्यूरेशन में रहने के लिए। तो ये नेगेटिव टर्म्स है और ये पॉजिटिव में ही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब नेगेटिव वाला बताना है। इन द हिस्ट्रिकल रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ट्राइबल पीपल, ये इसमें से जो है तो जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन सा कथन इसमें से गलत है। पहले कि कंटेम्प्रेरी हिस्ट्रियंस एंड ट्रेवलर्स गिव स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स, के समकालीन इतिहासीकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, कम जानकारी दी ये बताया। दूसरे में कि मोस्ट ट्राइबल ग्रुप केप्ट रिटर्न रिकॉर्ड, के अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। तीसरा है कि ट्राइबल पीपल प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन, जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक पारंपरिक का संरक्षण किया है। और चौथा है कि ट्राइबल सोसाइटीज डिपेंडेड ऑन ईच अदर फॉर द डाइवर्स नीड्स, कि जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है। तो इसमें से कौन सा हो सकता है 53 का। तो इसमें से बताइए कि इसमें से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सेकंड। सेकेंड बिल्कुल सही है। सेकेंड, मोस्ट ट्राइबल ग्रुप केप्ट रिटर्न रिकॉर्ड, के अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा। तो ये दस्तावेज नहीं रखा मतलब ये याद रखना है। कंटेम्प्रेरी हिस्ट्रियंस एंड ट्रैवलर गिव स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स, कभी कभार लगता है कि उन्होंने कम जानकारी दी तो ये नेगेटिव होगा, तो ये नहीं है। ये सही था कि कम ही जानकारी दी थी उन्होंने। और ट्राइबल पीपल प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन, परंपराओं के संरक्षण रीति रिवाजों से उन्होंने समृद्ध मौखिक किया। और चौथा, ट्राइबल सोसाइटीज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड, विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा वो, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि हाउ डिड द ब्रिटिश कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर इंडिया आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। by transfer of powers of the East India Company to the British Crown for a more responsible management of Indian affairs। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों में को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, पहला। दूसरा है कि बाय रिक्रूटिंग मोर सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती करके। या फिर बाय मेकिंग पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट द लैंडलेस एंड पीजेंट्स, भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। और चौथा, बाय अपीसमेंट एंड सेफ गार्डिंग प्रॉपर्टी राइट्स,
तुष्टिकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। बस सही जवाब। कि कैसे उन्होंने हाउ डिड द ब्रिटिश कंसोलिडेट के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, वो हमेशा आता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। उन्होंने क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार किसको दिया, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में, ये याद रखना है। दूसरा था कि रिक्रूटिंग मोर सोल्जर्स, के रिक्रूट करके भर्ती करके सोल्जर की, तो ये नहीं था, कंट्रोल करने में ये नहीं था। बाय मेकिंग पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट, पॉलिसीज भी नहीं बनाई उन्होंने भूमिहीनों, और उसके लिए नीतियां नहीं बनाई। बाय अपेसमेंट एंड सेफ गार्डिंग प्रॉपर्टी राइट, तो इसके भी राइट्स नहीं बनाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद रखना है, उसको सौंप दी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसमें से लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। Representatives chosen through elections, decision making in the hands of the representatives, direct participation of people in decision making, franchise rights to people, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, जनता को मतदान का अधिकार। तो जो फीचर नहीं है, जो रिप्रेजेंट करता है डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का फीचर जो नहीं, सेकेंड। उसका थर्ड है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल नहीं होगा डिसीजन मेकिंग, जनता के निर्णय निर्माण की प्रतिक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होगी। बाकी डिसीजन मेकिंग इन द हैंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में होगी, प्रतिनिधि जो रहेंगे उनके हाथ में निर्णय निर्माण की प्रतिक्रिया होगी। और रिप्रेजेंटेटिव चूज करेगा इलेक्शन से, मतदान के जरिए प्रतिनिधि का चुनाव होगा, फिर वो प्रतिनिधि के हाथ में निर्णय होगा। और जनता को क्या होगा, मतदान मतदान का अधिकार होगा, लेकिन जनता को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया नहीं है, कानून हाथ में नहीं ले सकता है, ऐसे आरोप। नेक्स्ट है विच पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया नोन एज द लिटिल टाइबेट, लद्दाख। छोटा तिब्बत किसको कहा गया है, कौन सा है। फर्स्ट लद्दाख इज राइट आंसर, लद्दाख, एल से भी आता है, लिटिल टाइबेट, छोटा तिब्बत लद्दाख। और लद्दाख को और क्या बोलते हैं ईवीएस में, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द एपिलेट सिस्टम इन इंडिया, भारत में अपील प्रणाली या कौन वर्दिक प्रणाली किसे कहते हैं। अपीलेट सिस्टम इन इंडिया, प्रोविजन फॉर अप्लाइंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज, न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, या प्रोविजन फॉर अपील इन द पार्लियामेंट अगेंस्ट अ कोर्ट ऑर्डर, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, प्रोविजन फॉर द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एक्टिंग एज द हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील अधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, प्रोविजन फॉर अपील टू अ हायर कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट, निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ में उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। 57 का है फोर्थ बिल्कुल सही जवाब, प्रोविजन फॉर अपील टू हायर कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट, निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ में उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। ये क्या है, अपीलेट सिस्टम, मतलब पहले लोअर न्यायालय में अगर उसको इंसाफ नहीं मिला तो क्या आ जाता है, अपर हायर कोर्ट में उसके ऊपर। और ये क्यों नहीं हुआ, प्रोविजन फॉर द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एक्टिंग एज हाईएस्ट अपीलेटरी अथॉरिटी, इसका मतलब क्या है, राज्य कार्यपालिका जी, पट्टा बांध पिट पे। प्रमुख सर्वोच्च, तो प्रमुख सर्वोच्च अपील अधिकारियों के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। और प्रोविजन फॉर अपील इन द पार्लियामेंट अगेंस्ट अ कोर्ट ऑर्डर, तो पार्लियामेंट में नहीं कर सकता कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ। और प्रोविजन फॉर अप्लाइंग फॉर जुडिशियल सर्विस, न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, जुडिशियल सर्विस में प्रोविजन नहीं।
तो इससे याद रखना है हायर कोर्ट में उसको प्रोविजन है डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट अगेंस्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं? इट लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स, ये उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। अरावली हिल्स बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है और इट इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर, यह कोयला एवं लौह ऐसक जैसे खनिजों की प्रचुरता है। रिवर्स महानदी कृष्णा आर सम ऑफ द बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन द प्लेटो, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है। फर्स्ट नॉर्थ में फर्स्ट। फोर्थ है इसका कि रिवर्स नॉट अ फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में जो नहीं है, तो रिवर्स महानदी एंड कृष्णा ये दो जो है तो सम ऑफ द बेस्ट फ्लोइंग रिवर ये नहीं है। इस पठार का पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी कृष्णा मौजूद है, तो ये नहीं है फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। और जो है वो क्या है, रिच इन मिनरल लाइक कोल एंड आयरन ओर, कोल एंड आयरन ओर इसमें रिच है। अरावली हिल्स बॉर्डर है इन इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड में। और पहला है कि इट लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्थर्न प्लेस, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अफ्रीका इज करेक्ट, अफ्रीका के बारे में क्या सही है? इट इज अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, इट इज ओनली कंटिनेंट थ्रू विच इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। Gobi Desert is located in the continent. It is separated from Asia by Ural Mountain on the west. इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसके एशिया से अलग करता है। गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत मकर रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध में स्थित है। उसका है सेकेंड, it is the only continent through which the tropic of cancer equator and tropic of capricorn pass। इसका मतलब क्या है उर्दू में? ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर उससे क्या पास होता है? कर्क विश्व। खत्ते इस्तिवा, खत्ते सरतान और खत्ते जद्दी तीनों गुजरते सर उससे। अच्छा बराबर, फिर से बोलिए एक बार। खत्ते खत्ते सरतान, खत्ते इस्तिवा और खत्ते जद्दी। खत्ते इस्तवा और खत्ते जदीद। सरतान हाँ, सरतान इस्तवा और और खत्ते जद्दी। तीसरा कुछ तो भी। तो ये तीनों खत्ते सरतान और खत्ते जद्दी भी है सर। हाँ, खलीजी। वो थोड़ी आवाज आपकी ब्रेक हो जा रही है लास्ट में, तो ठीक है, मतलब आधे समझ गए होंगे उर्दू के जोग्राफिया का जो है। तो अफ्रीका के बारे में सही है, तीनों खत्ते उसके। और साउथर्न हेमिस्फीयर ये नहीं है, गोबी डेजर्ट नहीं है इसमें और सेपरेट नहीं होता। नेक्स्ट है द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन ऑटम बिकॉज। ऑटम का सीजन मतलब क्या होता है? शरद ऋतु। शरद ऋतु कब होता है? ये हिंदी में भी आता है, पहले ये पैसेज में आता है। ऑटम सीजन सर्दी में होता है, अक्टूबर से सितंबर से अक्टूबर के या नवंबर के कुछ बीच होता है। तो वो मौसम को क्या बोलते हैं? पतझड़, खजा, खजा का मौसम। और बाहर का कब आता है? गर्मी में आता है क्या? समर में आता है। तो साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन ऑटम, मतलब वो खजा में बारिश होती है, शरद ऋतु में वर्षा होती है। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल, कि वो जो हवाएं होती है तो पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। इस वजह से ये विंड्स ब्लो फ्रॉम अरबियन सी टू बे ऑफ बंगाल, पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तीसरा है कि विंड्स ब्लो फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू अरबियन सी
पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। और चौथा है कि विंड्स मूव बैक फ्रॉम मेन लैंड टू अरबियन सी। तो किस वजह से वहां पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रेनफॉल होता है, ऑटम सीजन में भी, सर्दी में भी बारिश होती है वहां पर, या पतझड़ के मौसम में बारिश, जो कि सितंबर से अक्टूबर नवंबर के बीच में होता है। पड़ेगा। तो उसका है फर्स्ट, विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल एक हिंट है जहाँ पर वो नदियाँ जो बहती है, तो लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो वो उसके लोकेशन से भी हम याद रख सकते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। रिसीव, तो दो जगह की बात की गई। बे ऑफ बंगाल मूव बैक होती है मेन लैंड से। यहाँ पर क्या था, अरबियन सी था, बे ऑफ बंगाल आया था लेकिन अरबियन सी, तो हमारा अरबियन सी का नहीं रहेगा, वो याद रखना है। और बे ऑफ बंगाल टू अरबियन सी तीनों में आया, तीनों भी नहीं है वहाँ पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से रिलेटेड अगर आता है तो इस तरह से ये हो गया 60। नहीं, नेक्स्ट है 61, व्हाट इज नोन एज द कोस्ट रिकन अप्रोच इन द एरिया ऑफ पब्लिक हेल्थ। के जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपगम किसे कहा गया है। इक्वल स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ एंड डिफेंस, स्वस्थ स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना। डिफेंस बजट टू बी मोर देन हेल्थ बजट, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज्यादा खर्चा करना। नॉट हैविंग एन आर्मी टू मेंटेन टू बी एबल टू स्पेंड मोर ऑन पब्लिक हेल्थ, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके। और चौथा है कि स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ ऑफ आर्मी मैन, सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा कर। करेगा। जन स्वास्थ्य, कोस्टा रिकन अप्रोच, पब्लिक हेल्थ। कोस्टा रिका किसे कहा गया है जन स्वास्थ्य के बारे में। 10 मिनट रह गए हैं, कौन सा है। थर्ड उसका है सही जवाब, कि नॉट हैविंग एन आर्मी टू मेंटेन टू बी एबल टू स्पेंड मोर ऑन पब्लिक हेल्थ, सैन्य बल ना रखना, मतलब सैन्य बल मतलब क्या है। नॉट हैविंग आर्मी मतलब वो आर्मी ना रखना, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्चा किया जा सके। तो वो पैसों में क्या कर रहे हो, मतलब ह्यूमंस पर, पब्लिक पर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं आर्मी को हटाकर, उसके पैसों में, उसके बजट में। डिफेंस बजट टू बी मोर देन हेल्थ बजट नहीं होगा। और इक्वल स्पेंडिंग ऑफ हेल्थ एंड डिफेंस, हेल्थ मतलब यहाँ पर हेल्थ पर ज्यादा बात की गई है। तो क्या करेंगे कि व्हाट इज नोन एज द कोस्टा रिकन, कोस्टा रिका, ये उपगम इसको कहा गया है जन स्वास्थ्य के बारे में, कि जहाँ पर जब जनता और पब्लिक की बात आ जाए तो वहां पर आर्मी का बजट हटा दो, उन पर खर्चा मत करो, पब्लिक की हेल्थ पर खर्चा करो। नेक्स्ट है, इन 1997 द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया फॉर्मुलेटेड द विशाखा गाइडलाइन टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय के विशाखा निर्देशों की रचना में महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचने के लिए इसमें से क्या किया गया, कि इन व्हीकल वर्क प्लेसेस पर, मैरिटल रिलेशनशिप में या ऑन स्ट्रीट। विशाखा गाइडलाइन, तो इसमें क्या है, सेकंड है एट वर्क प्लेसेस, कार्यस्थलों पर। तो 1997 से इसको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। विशाखा गाइडलाइन, विशाखा निर्देश की रचना, तो इसमें जो है तो वर्क प्लेसेस से याद रखना है। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग पॉइंट्स अपॉइंट्स, इसमें से कौन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया, इसमें से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। फर्स्ट है कि मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। दूसरा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अटॉर्नी जनरल। गवर्नर ऑफ स्टेट कौन इंडिया में, कौन सा है। थर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी गवर्नर स्टेट इन इंडिया। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर,
इसमें से कौन सा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जो नहीं है, तो कौन सा नहीं है? 64 का है सेकंड जो नहीं है, म्यूनिसिपल एंड वार्ड काउंसिलर, नगर निगम और वार्ड काउंसिलर जो है, तो ये रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर नहीं है। अभी पढ़िए डीके बसु गाइडलाइन जो लेट डाउन होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके बसु निर्देश क्या है? गाइडलाइंस रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, गाइडलाइन रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट के हानिकारक रोजगारों के बचाव के लिए, गाइडलाइंस रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा, और चौथा है क्या? गाइडलाइंस रिलेटेड टू प्रोसीजर टू बी फॉलोड पुलिस फॉर अरेस्ट डिटेंशन एंड इंट्रोगेशन के पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़ने का, गिरफ्तार, नजरबंदी और पूछताछ। Fourth. डी के बसु की गाइडलाइन। तो इसमें कौन सा 65 का फोर्थ सही है कि डी के बसु गाइडलाइन जो है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गाइडलाइन रिलेटेड टू प्रोसीजरल टू बी फॉलोड बाय पुलिस फॉर अरेस्ट डिटेंशन एंड इंट्रोगेशन ये है डी के बसु गाइडलाइंस टू अरेस्ट डिटेंशन एंड इंट्रोगेशन। नेक्स्ट है द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 in its title recognize the right of which category? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 रिकॉग्नाइज करता है कौन सी कैटेगरी में आता है? अधिकार कानून शारीरिक कौन सी श्रेणी के अनुसार स्वीकारित करता है? D. First. उसका है फर्स्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, एसटी। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इन इट्स टाइटल रिकॉग्नाइज करता है राइट ऑफ विच कैटेगरी? तो शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स की एग्जाम्पल इसमें से क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंसस रिपोर्ट, रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ आर पास्ट, एनसीईआरटी बुक्स, हिस्ट्री ऑफ फॉर क्लास 6। सेकेंडरी सोर्स इसमें से क्या है? तो इसमें कौन सा है? Secondary source. Report. तो इसमें से कौन सा आ रहा है? एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स Third. इसका है फोर्थ, आर पास्ट, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स इन हिस्ट्री फॉर क्लास 6। सेकेंडरी सोर्स का एग्जाम्पल इसमें से क्या आ रहा है कि आर पास्ट, ये जो है चैप्टर एनसीईआरटी बुक ऑफ हिस्ट्री। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स मतलब रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, इसको प्राइमरी कहा जा रहा है। सेंसस रिपोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्राइमरी में है, और हमारा अतीत ये कक्षा 6 में जो है तो इतिहास की पाठ्य पुस्तक इसको द्वितीय सेकेंडरी सोर्स कहा गया। नेक्स्ट है कंसिडर द टू स्टेटमेंट बिलो। इसमें से कौन सा दो स्टेटमेंट है नीचे? एग्जामिनेशंस आर आर्टिफिशियली सिचुएशंस क्रिएटेड फॉर द कन्वेनियंस फॉर द ऑफ द सिस्टम एंड नॉट फॉर द इंडिविजुअल लर्नर। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां है, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। तो दूसरा है कि शिफ्ट इन एम्फेसाइसिस ऑन टेस्टिंग कॉम्पिटेंसीज एंड अवे फ्रॉम मेमोरी वुड रिड्यूस स्ट्रेस इन सोशल साइंस क्लासरूम। स्मृत परीक्षण से दर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो क्या इसमें कि ओनली स्टेटमेंट ए ट्रू है, बोथ स्टेटमेंट ए बी ट्रू है, या ए ट्रू है मगर स्टेटमेंट बी फॉल्स है? तो कौन सा है इसमें से? Fourth वाला. 2 मिनट है इसमें। 68 का सेकेंड वाला है कि बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू, दोनों।
कि एग्जामिनेशन आर्टिफिशियल सिचुएशन से क्रिएटेड होती है कन्वीनियंस ऑफ सिस्टम एंड नॉट फॉर द इंडिविजुअल लर्नर, और ए शिफ्ट होता है एम्फेसिस ऑन टेस्टिंग कॉम्पिटेंसीज एंड अवे फ्रॉम मेमोरी वुड रिड्यूस स्ट्रेस इन सोशल साइंस क्लासरूम। नेक्स्ट है द मेन एम ऑफ सोशल साइंस टीचर शुड बी। ये मेन एम जो है तो सोशल साइंस टीचर का क्या होना चाहिए? टू डेवलप कंपटीशन। तो कंपटीशन तो नेगेटिव है, अवेयरनेस कनेक्शन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, मेमोराइज ये नेगेटिव आ रहा है, और ये दो में से कौन सा होगा फिर? 69, तो 69 का सेकेंड वाला आ रहा है, टू डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ कनेक्शन बिटवीन ऑल एलिमेंट दैट शेयर सोसाइटी, ऑल डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट प्रिपेयर लर्नर इन मेंटेनिंग सोशो स्टेट ऑफ क्यों, ये नहीं है। नेक्स्ट है 70, द प्राइमरी पर्पज ऑफ असेसमेंट इन सोशल साइंस क्या होगा? रिकॉल टेक्स्ट बुक कैटेगराइजिंग लेबलिंग, ये तो नेगेटिव है, और हाईलाइट सोशल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट टू गिव लर्नर फीडबैक एंड सेटिंग स्टैंडर्ड टू स्ट्राइव। तो फोर्थ, टू गिव लर्नर्स फीडबैक एंड सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर देम टू स्ट्राइव टुवर्ड्स, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वो प्रयासरत रहे। सोशल साइंस का क्या मकसद आ रहा है कि गिव लर्नर फीडबैक, ये पहला, इसमें क्या था? सेकंड में सेग्रीगेशन लेबलिंग था, और इसमें रिकॉल था, डिफरेंसेस बताना, हाईलाइट करना लर्नर में, तो ये नहीं, फीडबैक देना। नेक्स्ट है फिल्म कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव पेडागोजिकल टूल इन द सोशल साइंस क्लासरूम बिकॉज फिल्म ब्रिंग कर सकती है वर्ड को इनटू क्लासरूम, फिल्म से इंस्पायर होती है, करती है हमको विद द पावर ऑफ डिस्कवरिंग अनसीन एंड अनहियर्ड कॉन्टेक्स्ट, फिल्म ब्रिंग करती है स्टोरीज वॉइस और इमेजेस दैट इन लाइफ में बी फियर फार रिमूव फ्रॉम अस, जो हमसे छीन गई है वो चीज़ें वो लाती है। फिल्म्स कैन बी ऑब्जेक्टिव मीडियम टू बी कैन इनकरेज लर्नर्स टू फ्रेम देयर व्यूज इन सिंगुलर मैनर। तो 71 से बाद में लेंगे इसको नेक्स्ट, उसमें क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, और उसका बाय द वे उसका फर्स्ट है ABC, डी नहीं है। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ